नमस्कार। प्रशासनिक अनुवाद, उसकी अवधारणा और उसकी विशेषताएं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उससे संबद्ध समस्त कार्यालयों में जिस हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम कार्यालयी हिंदी या राजभाषा हिंदी के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज इस रूप में भी जानते हैं। उस हिंदी का एक व्यापक क्षेत्र और परिप्रेक्ष्य है। इस दृष्टि से आज हम उसकी प्रासंगिकता और सार्थकता पर विचार करें तो देख सकते हैं कि पूरी जो व्यवस्था है वह कामकाज के निस्तारण के लिए, निपटान के लिए, निष्पादन के लिए भाषा पर आधारित है। और जब हम संविधान में किए गए प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के प्रावधानों पर दृष्टि डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसकी प्रासंगिकता असंदिग्ध हो जाती है और उसकी सार्थकता रेखांकित हो जाती है। इसलिए 21वीं शताब्दी में अनुवाद की लोक स्वीकृति, उसकी उपादेयता प्रशासन में भी बढ़ी और इसके कारण रोजगार के अवसर भी बढ़ गए। अनेक पदों का सृजन भी सरकार को कार्यालयों में करना पड़ा। अब हम इस उपादेयता पर, जब सार्थकता पर जब विचार करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो एक समय था जब अनुवाद को बहुत नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या शासन प्रशासन के क्षेत्र में हो। वहाँ तो विश्व की एक संवाद भाषा के रूप में आज हम अनुवाद को देखते हैं, लेकिन उसका जो अतीत है वह इस ओर संकेत करता है कि उसकी लोक स्वीकृति उस रूप में नहीं थी जिस रूप में आज है और लगातार बढ़ रही है। आज अनुवाद एक बहुआयामी, बहुदिशागामी सेतु के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। इसलिए ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा है उसको चरितार्थ करने में, उसे सार्थक करने में अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। समाज, संस्कृति, इनके समन्वय में अनुवाद की भूमिका आज बहुत महत्वपूर्ण है। हर रचनाकार ये चाहता है कि उसकी रचना का अनुवाद हो, उसका आत्मविस्तार हो, लेकिन इस सब से ये पता लगता है कि आज अनुवाद दोयम दर्जे का कार्य नहीं रहा। आज अनुवाद पाप या प्रवंचना नहीं रहा, वह विश्व निर्माण के रूप में, वह राष्ट्र की उन्नति के रूप में एक सार्थक साधन बनकर हमारे समक्ष आया है। और यही भूमिका उसकी प्रशासन में भी है, क्योंकि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था हमें विरासत में मिली आज़ादी के बाद वो अंग्रेजी से प्राप्त हुई, उससे पहले फारसी में थी। ऐसे में इस भारतीय समाज को, भारतीय देशवासियों में शासन प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें अनुवाद पर आश्रित होना पड़ा। इसीलिए अनुवाद सूचना, संचार, प्रौद्योगिकी, इन सब में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और स्थान बना सका। जो विश्वग्राम की संकल्पना हम करते हैं उसे अनुवाद ने सहज बनाया, बोधगम्य बनाया और ज्ञानार्जन तथा अद्यतन वैश्विक जानकारियों तक पहुंचने या उसे हासिल करने में जो भूमिका अनुवाद ने निभाई वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस प्रशासनिक पद्धति को अपनाते हैं वह अंग्रेजी से हम आयात करते हैं, इसलिए अनुवाद की भूमिका वहाँ भी महत्वपूर्ण है। तो शताब्दियों के सुदीर्घ इतिहास को हम समझ सकते हैं। 21वीं शताब्दी तक आते आते वह अनुवाद जो त्याज्य या हेय माना जाता था वह मान सम्मान का विषय बन गया, प्रतिष्ठा का विषय बन गया। रचनाकारों ने
शासन प्रशासन में, ज्ञान विज्ञान में, उद्योग प्रौद्योगिकी में, संचार क्रांति में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई। ऐसे में निश्चित रूप से अनुवाद ने एक युद्ध के स्तर पर, और यही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि उसकी पैठ हो गई। तो आत्मविस्तार, कार्य निष्पादन, अद्यतन वैश्विक जानकारियां, आधुनिकीकरण का मुख्य साधन, इन सब के संदर्भ में हम अनुवाद को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में कार्यालयी भाषा और प्रशासन के क्षेत्र में भी अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण हुई। अनुवाद धर्मशास्त्र, युद्धशास्त्र, नीतिशास्त्र, खगोल शास्त्र, भक्ति, प्रेम, ज्योतिष, इसी तरह वैयाकरण और अर्थशास्त्र, क्रय विक्रय, काव्यशास्त्र, फैशन, टूरिज्म, पर्यटन, इन तमाम क्षेत्रों में उसकी पैठ होती चली गई। खान पान में, वेशभूषा आभूषण में, साज सज्जा में, पर्व उत्सव में, मेले प्रदर्शनियों में, सब जगह उसकी स्वीकृति बढ़ती चली गई, लोकप्रियता बढ़ती चली गई। ऐसे में हम देख सकते हैं कि प्रशासन और कार्यालयी भाषा के क्षेत्र में भी अनुवाद ने अपनी पैठ बनाई। और जब राजभाषा हिंदी के प्रावधान हुए तो अनुवाद की अनिवार्यता हो गई। द्विभाषिकता के कारण हमने प्रशासनिक समस्त सामग्री और कार्यालयी पूरी संपूर्ण भाषा के वैशिष्ट को जब निर्धारित किया तो वह अंग्रेजी की पद्धति के आधार पर निर्धारित किया। यह अलग बात है कि आज हम प्रयासरत हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि मौलिक हिंदी में कार्य भी अब प्रशासन में होना चाहिए। उस बंदी बंदाई परिपाटी से धीरे धीरे हमें बाहर आना चाहिए। लेकिन कार्यालयी भाषा, प्रशासन की भाषा औपचारिक होती है, उसकी एक रूपता सुनिश्चित होती है और वह एकार्थी भी होती है, वह अभिधापरक भी होती है, द्विअर्थी नहीं होती, बहुअर्थी नहीं होती। अगर उसमें से दो या अधिक अर्थ निकलेंगे वाक्य या शब्द में से, वाक्यांश में से, तो व्यवस्था के लिए, कार्यालय के लिए, प्रयोक्ता के लिए संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसकी व्याख्या, उसकी इंटरप्रिटेशन कोई अपने ढंग से कर सकता है। तो इस कार्यालयी और प्रशासनिक भाषा में, प्रशासनिक अनुवाद में बोधगम्यता सर्वोपरि होती है, सरलता, सहजता सर्वोपरि होती है, कथ्य की स्पष्टता, विषय निष्ठता अत्यंत आवश्यक होती है। इसलिए कार्यालय की भाषा में निर्वैयक्तिकता होती है। यदि मैं कर्मचारी या अधिकारी के रूप में प्रशासन में बैठकर रिपोर्ट लिख रहा हूँ, पत्र का, प्रारूप का लेखन कर रहा हूँ, टिप्पण आदि लिख रहा हूँ, तो मेरा प्रयास यह होना चाहिए कि उसमें मैं प्रतिबिंबित ना हो। यानी व्यक्ति विशेष प्रशासन की भाषा में, कार्यालय की भाषा में, कार्यालयी अनुवाद में प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखकर कार्यालय की भाषा नहीं चलती। उसकी संरचना प्रशासनिक नियमों और निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुरूप ही निर्मित होती है। प्रशासनिक या कार्यालयी भाषा पैसिव वॉइस में, कर्मवाच्य में चलती है, उसी का प्राधान्य होता है। अनुवाद को ज्ञान प्रसार का सशक्त माध्यम माना गया। प्रसिद्ध विद्वान और रचनाकार आई.ए. रिचर्ड्स, उन्होंने भी इस संदर्भ में लिखा कि ट्रांसलेशन एज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज इन कॉस्मोस। किंतु अनुवादविद डॉक्टर श्री नारायण समीर ने इस कथन को प्रशासनिक अनुवाद के संदर्भ में व्याख्यायित किया और उन्होंने लिखा कि फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन इज द एटमोस्ट कॉम्प्लेक्स इवेंट इन विच नो स्कोप टू एस्केप और लीप फॉर ए ट्रांसलेटर। स्पष्ट है कि प्रशासनिक अनुवाद में हम देखें कि ये विश्व की सर्वाधिक जटिल परिघटना है और प्रशासनिक अनुवाद परम जटिल परिघटना के रूप में हमारे समक्ष आता है। इसलिए इसमें अनुवादक के लिए पलायन करने या कुछ परिवर्तित करने का
कोई अवसर नहीं होता। तो जिसको हम कहते हैं कि ना छोड़ो ना जोड़ो, प्रशासन में तो वस्तुतः तथ्यात्मक अनुवाद होता है। न कुछ छूटना चाहिए न कुछ जुड़ना चाहिए, यथासंभव अनुवादक को ये प्रयास करने होते हैं। इसलिए हमारे समक्ष जो मुख्य बिंदु प्रशासनिक अनुवाद के निकल कर आते हैं, उनमें सबसे पहले तो प्रशासन से अभिप्राय क्या है, फिर प्रशासन की भाषा का वैशिष्ट्य क्या है, फिर प्रशासनिक भाषा के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, फिर राजभाषा हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों से प्रशासनिक हिंदी का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, प्रशासन की हिंदी और प्रशासनिक अनुवाद की तकनीक अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक से कैसे भिन्न है, क्यों और कितना भिन्न है, प्रशासन में अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रशासनिक अनुवाद की अनुवादक से क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं। ये तमाम वो बिंदु हैं जिनको हम प्रशासनिक अनुवाद की अवधारणा के संदर्भ में, स्वरूप के संदर्भ में विचार करते हैं। इसलिए प्रशासनिक अनुवाद की विशिष्ट शब्दावली होती है और ये अवधारणात्मक होती है, ये एक रूपी होती है, एकार्थी होती है, अविधापरक होती है। प्रशासनिक अनुवाद के स्वरूप और अनुवाद की समस्याओं पर हम जब विचार करते हैं तो इस शब्दावली का प्रयोग करते हुए उस पर विचार करते हैं। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन में जो अनुवाद है उसकी महत्ता, अपेक्षा, आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में ही हम ये विचार करें कि जो दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों का निपटान करना है उसके लिए भाषा की आवश्यकता अनिवार्य है। और भाषा, यदि द्विभाषिकता का प्रावधान है, अंग्रेजी उस कार्य में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यदि उन्हें टिप्पणी लिखनी है, यदि उन्हें पत्र का प्रारूप तैयार करना है, यदि उन्हें किसी विषय विशेष के संदर्भ में कोई रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करना है, कई बार जो बड़ी व्यापक और विस्तृत रिपोर्ट होती है उसका संक्षेपण भी करना होता है, क्योंकि जो अधिकारी हैं या जो मंत्री आदि हैं उनके पास बहुत बृहत, क्योंकि रिपोर्ट तो बहुत लगभग 200, 300, 400 पृष्ठों की रिपोर्ट भी होती है, कभी कभी 1000 पृष्ठ की रिपोर्ट भी होती है। तो उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने का समय नहीं होता। तो वहाँ अपेक्षा क्या होती है कि प्रशासन में उस रिपोर्ट की समरी बनाई जाए, उसका संक्षेपण कर दिया जाए, लगभग 1/3 हिस्से में उसे तैयार किया जाए। तो अगर अंग्रेजी में रिपोर्ट है और अंग्रेजी की रिपोर्ट का हम संक्षेपण करते हैं तो 2 तरीके होते हैं कि या तो पहले पूरा अनुवाद कर दें और फिर अनूदित रूप का संक्षेपण करें, या हम अंग्रेजी का अनुवाद, मूल जो सामग्री है उसको समराइज करें, उसकी समरी बनाएं और फिर उसका अनुवाद करें। दोनों स्थितियां होती हैं। तो प्रतिवेदन का अनुवाद, पत्रों का अनुवाद, कई प्रकार के पत्र होते हैं, उन सब पत्रों को बाइलिंगुअल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो जिसके लिए पत्र भेजे या तैयार किए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, वह अंग्रेजी नहीं जानता, वह कहता है मुझे हिंदी में पत्र चाहिए। तो और हमारा संवैधानिक प्रावधान यह कहता है कि वो बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी होना चाहिए। तो हम पत्र आदि का अनुवाद भी करते हैं, प्रारूपों का अनुवाद भी करते हैं, कभी कभी एक्सपेंशन का ट्रांसलेशन भी होता है, अनुवाद भी होता है। और बहुत बार तो दिन प्रतिदिन की जो कार्यालयी प्रविष्टियां हैं उनमें भी इसकी आवश्यकता होती है। जो बैठकें हैं, मीटिंग्स हैं, वहाँ पर जो मिनट्स आदि होते हैं, जो कार्यवृत्त आदि होते हैं, उन सब में भी अनुवाद की भूमिका बड़ी रचनात्मक हो जाती है। और हम जानते हैं कि किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में, मंत्रालय में सभी लोग एक भाषी नहीं होते, भिन्न भिन्न भाषाओं से संबद्ध होते हैं। इसलिए उन सबको ध्यान में रखकर हम कम से कम 2 भाषाओं
यानी अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी, और कभी कभी हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी किया जाता है। तो ये जो एक अपेक्षा, आवश्यकता अनुवाद की प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में होती है, उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ एक मानक, कुछ एक सिद्धांत उस अनुवाद के, उस भाषा के बनाए गए हैं। उसमें किसी प्रकार की वैधानिक समस्या खड़ी ना हो जाए, लीगल इम्प्लीकेशन ऐसा ना हो जाए, इसके लिए एक रूपता रहनी चाहिए, एक आर्थी शब्दावली होनी चाहिए, क्योंकि यदि एक शब्द के 2 या 3 या 4 अर्थ निकलेंगे तो फिर पूरे वाक्य या वाक्यांश का अर्थ ग्राहक उस अपने हिसाब से निकाल सकता है। इसलिए अभिधा परक होनी चाहिए। लक्षणा और व्यंजना की गुंजाइश प्रशासन की भाषा में नहीं होती। यही कारण है कि जो प्रयुक्तियां हैं, रजिस्टर्स हैं, इनको हम अगर देखेंगे तो अर्थ तो लाक्षणिक हो सकता है, लेकिन शब्द विन्यास द्विअर्थी या बहुअर्थी नहीं हो सकता। जैसे प्लीज डो नॉट सिट ऑन द पेपर्स, अगर प्रशासन के संदर्भ में, कार्यालयी भाषा के संदर्भ में इस तरह की प्रयुक्ति या कथन हो तो इसका शब्दशः अनुवाद या शाब्दिक अनुवाद हम नहीं करेंगे कि कृपया कागजों पर मत बैठिए। इसका अनुवाद तो हम इस रूप में करेंगे कि जो अभीष्ट अर्थ है इस प्रयुक्ति का या इस प्रयुक्ति के प्रयोक्ता का, वह क्या है, वो क्यों कह रहा है। इस अभीष्ट अर्थ को समझकर, भले ही वो अर्थ लाक्षणिक हो, हम अनुवाद करते हैं। इसलिए कृपया कागजों का निपटान शीघ्र कीजिए, कृपया कार्रवाई शीघ्र कीजिए, इस अर्थ में हम इस तरह की प्रयुक्ति का अनुवाद करते हैं। तो प्रश्न प्रशासन में भी यह है कि शब्द प्रतिशब्द अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद या अवधारणात्मक अनुवाद, कंसेप्चुअल ट्रांसलेशन, जिसे भावानुवाद भी कहते हैं, एक्सपेंशन ट्रांसलेशन यानी व्याख्या अनुवाद, संक्षिप्त अनुवाद यानी एब्रीज ट्रांसलेशन, ये तमाम तरह के जो प्रकार हैं अनुवाद के, उनको ध्यान में रखकर जब हम प्रशासन में अनूदित हिंदी के रूप स्वरूप पर विचार करते हैं, देखते हैं, तो हमें स्पष्ट होता है कि अर्थ खंडित ना हो, अनुवाद विषयनिष्ठ हो, वस्तुनिष्ठ हो, और यथासंभव लक्ष्य को केंद्र में रखकर किया जाए। हम कहना क्या चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रशासन में शब्द यानी शब्दावली वह महत्वपूर्ण है, उसकी एक रूपता महत्वपूर्ण है, उसका मानक रूप महत्वपूर्ण है। हम किसी भी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित शब्द को कठिन कहकर, दुरूह कहकर, अबोधगम्य कहकर उसका सरल रूप अगर प्रयोग में लाएंगे तो व्यवस्था के लिए एक संकट खड़ा होगा। इसलिए यथासंभव हम उससे बचेंगे, और इसमें जो उच्चतम न्यायालय भारत का है उसके भी आदेश हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टर्मिनोलॉजी, यानी प्रशासन में, ज्ञान विज्ञान में या तमाम उन अनुशासनों में जिसके लिए आयोग ने शब्दावली बनाई है, उसी शब्दावली का प्रयोग हमें करना चाहिए जो निर्धारित है, मानक है। अन्य किसी का प्रयोग यदि हम करेंगे तो व्यवस्था संकट में आ जाएगी। तो मित्रों, यह एक प्रकार से प्रशासनिक भाषा, प्रशासनिक अनुवाद, उसके रूप स्वरूप, उसकी अवधारणा, इस पर
हमने चर्चा आज आपके समक्ष की है और अभी हम इसको यहीं विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में अन्य किसी विषय के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।